मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सामने बैठे तमाम सुधीजन को नमस्कार मेरा। 3 दिन पहले जब इस विषय के लिए मुझसे संपर्क किया गया अरुण उपाध्याय जी ने और विद्याभूषण जी ने, तो उस समय भी लगा कि ये सचमुच एक बहुत गंभीर विषय को उठाया गया है, लेकिन पता नहीं था कि 2 दिन बाद ये देश का सबसे गंभीर विषय बन जाएगा। आज मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, इससे महत्वपूर्ण, इससे बड़ी समस्या इस देश के पास है नहीं। ये समस्या हमेशा से रही है, लेकिन आज जिस चीज़ को हम पिछले कुछ दिनों में देख पा रहे हैं, ये बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है। और ऐसा नहीं है कि ये आज है, लेकिन ये एक बड़ी चेतावनी के रूप में हमारे सामने आ पड़ी है कि इस इंटरनल सिक्योरिटी से, कि इस मुद्दे से, इसे हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। अमिताभ जी ने और विनय जी ने बहुत गंभीरता से चीज़ों को रखा, खास कि विनय जी का तो पीएफआई पर बहुत महत्वपूर्ण काम है, उन्होंने बहुत नज़दीक से मैं से जान पाया हूँ। अमिताभ जी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया था, मुझे लगता है कि कोरिया को लेकर के। वो एक बहुत समझने की चीज़ है कि हम उदाहरण किसी और चीज़ को देते हैं, लेकिन अपने यहाँ हम वैसी व्यवस्था नहीं चाहते। हम कोरिया बनाकर के हिंदुस्तान को तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी सामने आया है, और एक हमारे दिलो दिमाग में जो कुछ भी ये हो रहा था कि पुलिस या सिस्टम हमारी पूरी व्यवस्था को ठीक कर सकता है, या फिर पुलिस ही गड़बड़ है, पुलिस ही सही है। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ें सामने आई हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में रहता हूँ, गाज़ियाबाद में रहा है, दिल्ली एनसीआर में लगभग 25 साल का समय बीता है, और इसी उत्तर प्रदेश को हमने देखा है, इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखा है। मुझे याद आता है कि जब मैं दिल्ली से गाज़ियाबाद एक बार गया, जब अपने वहाँ शिफ्ट किया था, तो मुझे गैस सिलेंडर चेंज करना था। मैं गाज़ियाबाद में एक जगह मुझे फ़ोटो कॉपी करानी थी, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि आज़म खान के साथ एक तस्वीर उस दुकानदार की है। तो मैंने कहा कि ये तस्वीर आज़म खान के साथ आपने लगा रखी है। तो व्यक्ति मुझसे कहता है, क्या डर गए क्या? तो अंदर का पत्रकार जग गया। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, चूँकि वो घरेलू गैस सिलेंडर चेंज का, तो मैंने मुंह से निकल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा डरूं तो इसके बाप से भी नहीं, लेकिन क्या तुमने ये डराने के लिए रखा हुआ क्या? क्योंकि जिस पेशे में आप रहते हैं उसकी अकड़ थोड़ी सी रह जाती है। चूँकि वो एरिया है, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत ज़ोर से चिकुटी काटी कि मतलब पीट सकते हो। फिर बाद में उसने कहा, मुझे लगा कि मैंने गलत किया, लेकिन फिर उसके अंदर का जग गया। उसने मुझे पूछा कि आप पुलिस में हैं क्या? उसे लगा कि इस तरह की भाषा कौन बोल सकता है, आप पुलिस में हैं क्या? फिर उन्होंने कहा कि आप कोई सीबीआई में हो। मैं तब तक चुप रहा, फिर धीरे से मुझे अपना परिचय देना पड़ा। तब उसने मुझे कहा कि देखिए ऐसा है, डरने वाले तो सिर्फ उसने एक कास्ट का नाम लिया, हम लोग तो बस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसने मुझे जब एहसास कराया कि डर गए क्या, इसका मतलब उसने डराने के लिए रखा हुआ था। और जब ऐसी तस्वीर आप दुकानों पे डराने के लिए रखते हैं, फिर पुलिस की कोई हैसियत रह नहीं जाती है, फिर वो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बिहार और उत्तर प्रदेश का चरित्र लगभग एक है, संस्कृति बहुत कुछ पूरे देश की एक है, लेकिन जब आप अगल बगल के स्टेट में बहुत कुछ समानता होती है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कल्चर को देखेंगे तो लगभग एक सी है। आज उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो पाया। 2 दिन 2 बार जुमे की नमाज पे जो कुछ भी हुआ, तीसरे दिन तो और उत्पात होना चाहिए था, क्योंकि अवसर हो गया था कि ट्रेन जलाने का एक तरह से समानता हो जाए। कि बहुत आसान था, मुझे लगता है कल उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश को जला देना बहुत आसान था। यदि बिहार जल सकता है इस तरह से, तो उत्तर प्रदेश को जला देना बहुत आसान था। पुलिस तो एक ही है, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जो 5 साल पहले जो मुझे किसी ने कहा कि डर गए क्या। आज वही पुलिस है, वही खाकी वर्दी है, वही पुलिस है। लेकिन आपको यदि देश में, आज मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, इसी जगह पे पिछले सप्ताह देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और कुछ पत्रकार हम लोग जो डिजिटल मीडिया में आए हैं, वो तमाम कुछ 20-25 लोग थे। तो मैंने उनके सामने, अनुराग जी के सामने एक रखा था कि मैं जब कभी भी ट्वीट करता हूँ तो दिल्ली पुलिस को जब टैग करता हूँ तो जैसे लगता है कि दिल्ली पुलिस सोई हुई है। लेकिन आप भरोसे के साथ मैं कहता हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर यूपी पुलिस को टैग कीजिए, यदि आपको उसका जवाब नहीं, एक रेलवे मिनिस्ट्री और एक यूपी पुलिस, वही पुलिस थी और वही पुलिस आज है। जिस दिल्ली पुलिस को सबसे बेहतरीन पुलिस कहा जाता था, आप उस पुलिस पे से ज़्यादा आप यूपी पुलिस के आज की तारीख में भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं,
ये इसलिए हो पाता है कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है, आपने उस व्यक्ति को इसलिए चुना है, आपने अंधन योजना के लिए नहीं चुना, आपने उसे उज्ज्वला योजना के लिए नहीं चुना, आपने उसे चुना है आंतरिक सुरक्षा के लिए। आप लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी कमा रहे होंगे, लेकिन आप दिल्ली से जब गाजियाबाद जाएंगे और रास्ते में आपको लूट लिया जाएगा, तो फिर उस 2 लाख की सैलरी की कोई हैसियत नहीं रह जाती। मैं चूँकि इस तरह के अपहरण का भी शिकार हुआ हूँ। जब मैं एक P7 चैनल में काम करता था तो घर जा रहा था, रास्ते में कई बार ऐसा होता है कि टैक्सी रुकी और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे, आप बैठ गए, तो टैक्सी कालका जी की तरफ जा रही थी। बाद में पता चला कि मैं अपहरण हो गया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरी हाथ में अंगूठी सोने की थी, वो इंगेजमेंट की थी। मैं गिड़गिड़ा कर उससे कहा कि भाई ये अंगूठी तो दे दो, ये इंगेजमेंट की है। उसने मुझसे कहा कि तुम अपना पर्स निकालो और उसमें ATM दे दो। मेरे पर्स में ATM था, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि न उसके पास मेरा प्रेस कार्ड मिला, ना वो इतनी जल्दबाजी में था। यदि मुझे लगता है कि यदि उसे प्रेस कार्ड मिल गया होता मेरा, तो मुझे मार दिया होता। ये मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए कि कई बार पत्रकार खोना आपकी बदकिस्मती भी हो जाती है। उसे लगेगा पत्रकार है, कहीं ना कहीं छप जाएगा, आप पुलिस को प्रेशर डालेगा, इसलिए इसे निपटा ही डालो। लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में था, ATM मेरे पास था, वो ATM भी नहीं मिला। 1600-1700 रुपये थे और आमतौर पे इतने पैसे लोग पर्स में नहीं रखते आज के दौर में, लेकिन उसे पैसे मिल गए और अंगूठी मिल गई। उसने मुझे जो अभी अक्षरधाम फ्लाईओवर से आगे की तरफ, जो गाजीपुर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ एक टर्न पे मुझे धीरे से उतार करके एक तरह से फेंक दिया, और फेंका भी वैसे सलीके से कि मेरा हाथ पैर ना टूटे। और उस समय कुछ ही दिन पहले मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था मुझे। कहने का मतलब ये कि इन तमाम चीज़ों से जब आप रूबरू होते हैं, इसे इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आप जिस समाज में रहते हैं, यदि आप आंतरिक, चीन और पाकिस्तान हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमें असल समस्या तो अपनों से होती है। और जब आप एक इबादत करने के लिए निकलते हैं, पूजा करने के लिए, मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता, जब हम मंदिर जाते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, और एक कैसी इबादत होने लगती है कि आप वहाँ से निकलते हैं और हजारों की संख्या में आप पत्थर निकाल लेते हैं। ऐसे कंडीशन में आपकी पुलिस कैसे कर पाएगी एकाएक, जब ऊपर से सपोर्ट ना हो। आज मेरा मानना है कि यदि बिहार में सब कुछ हो रहा है, तो सत्ता की यदि सरकार यदि चाह लेगी, सरकार का डिटर्मिनेशन यदि होगा, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी जो बिहार में हो रहा है। आप लगातार डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, और आपने 2 दिन के अंदर 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जला दी। कैसा आंतरिक सुरक्षा मांग रहे हो आप? कैसा आप किस बिहार के लिए, एक सबसे गरीब राज्य के लिए आप विशेष दर्जा मांग रहे हैं? और कैसी पुलिस या व्यवस्था है, कैसी आपकी सरकार का नैतिक बल है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये कि आंतरिक सुरक्षा, जिस पुलिस पे हम भरोसा करते हैं, कहते हैं कि हमारा पुलिसिया सिस्टम ठीक नहीं है। और यदि सरकार ठीक है, सरकार कौन बनाता है? मेरा मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जो हम नहीं चाहते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग वैसा चाहते हैं, इसीलिए वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। हम लाख गाली दे दें कि भाई आरजेडी ऐसी है, फलाना है, यदि आरजेडी की ताकत उसके वो वोटर हैं। आज भी देखेंगे आपको कि बिहार में कुछ लोग निकल गए भैंस लेकर के सड़कों पे, और भैंस लेकर के सड़क पे निकल गए, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपने उसी ढंग, क्योंकि बीते दिनों में हमारे टेलीविज़न में, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा एक संपादक था, उसने मुझसे कहा कि एक दिन जब हम नए अखबार से प्रिंट में गए, और मैं उस जगह का ब्यूरो हेड था, और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक जातिवादी संकीर्णता थी। उसने मुझसे कहा कि जब मैं स्क्रीन देख रहा था तो कहा कि बहुत पढ़ाई लिखाई करते हो, तुम्हें पता है, और मैंने कई बार इस चीज़ का जिक्र अपने सोशल मीडिया पर किया, अपने टीवी चैनल के माध्यम से किया है, और उस संपादक को भी पता है कि टीवी में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो टेलीविज़न, वो संपादक आज की डेट में टेलीविज़न में बड़ा नाम है आजकल, उसे मैं खलिहर खैराती कहता हूँ, खाली चल रहा है आजकल, और यूपी में बहुत गंध मचाए हुए था यूपी चुनाव के समय में। उसने मुझे बाकायदा न्यूज़ रूम में कहा कि टेलीविज़न में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। और इस 2 दशक में ऐसा हो गया कि टेलीविज़न के संपादकों ने, चूंकि उनकी मानसिकता रही कि टीवी में पढ़े लिखे के लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अनगढ़ अनपढ़ अपने जिले के कंडक्टर खलासियों को टेलीविज़न पत्रकारिता में लाकर के इस पेशे को बर्बाद करके रख दिया। और इसी का जिक्र मैंने अपनी किताब में जो किया है कि
पत्रकारिता का काला अध्याय वो 20 साल की उसी चीज़ का। कहने का मतलब हर चीज़ को आप जोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें आपके अंदर की है। बाहर हम कहते हैं कि हमें चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। ये जो चीज़ें आई हैं अभी, जो अग्निपथ वाला मामला आया है, मुझे कई बार ये लगता है कि सरकार अभी तक इस चीज़ को खोल करके बताना नहीं चाह रही है, कहना नहीं चाह रही है। एक चीज़ तो साफ है कि 4 साल, सतही तौर पे आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ये 4 साल सेना में भर्ती के लिए क्यों है। सरकार को ये बताना चाहिए कि ये 4 साल ये सेना, एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे पहले के सीडीएस कह चुके हैं, पहले सीडीएस की नौकरी करने के लिए सेना होती नहीं है। सरकार को भी स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि 4 साल के लिए यदि आप दूसरे जगह, आपको हर साल 1-1 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आपको आर्मी में करना है, मुफ्त में करना है। दिक्कत ये हो गई है कि आपको सैलरी मोटी दी गई है इस 4 साल के लिए और आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप 30-32 साल में आप जेएनयू में आकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे करते हैं और आप नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और 23 साल की अवस्था में आप रिटायर हो जाएंगे। और रिटायर नहीं, सरकार ने ये भी कह दिया कि अब ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। वो समय इसको सरकार के प्रवक्ता समझा नहीं पा रहे। तो सर, सच ये है कि ये जो अग्निपथ है, ये अग्निवीर है, अभी तक मुझे नहीं लगता सरकार के किसी प्रवक्ता ने कहा। मुझे लगता है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही ये किया गया है। इसका ना आर्मी में नौकरी से कोई मतलब है, सरकार ने नौकरी नहीं दी है, सरकार ने सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किया है। और दुर्भाग्य की बात है कि न रक्षा मंत्री ने ये बात रखी है और न किसी मंत्री, न किसी प्रवक्ता ने। मुझे पूरा लगता है आज न कल सरकार को ये बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। यदि पूरे, आप कल्पना कीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10-15 लाख एक साथ यदि मस्जिद से लोग निकल जाएं पत्थर फेंकने के लिए, तो कहाँ से पुलिस आप लाएंगे? कौन सी पुलिस आपको कंट्रोल कर पाएगी इस चीज़ को? और ये सिर्फ यूपी में क्यों होगा? ये तो यूपी में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, बिहार में हुआ, तमिलनाडु में भी हो रहा है। यही जो अग्निपथ पे चलने वाले अग्निवीर जो रिटायर्ड पड़े हुए होंगे, ये रिटायर्ड नहीं होंगे। इनके पास हमसे बेहतर तो कर पाएंगे ना, हमारे और आपसे तो बेहतर करेंगे ना काम। ये जो 4 साल का ट्रेनिंग लिए हुए होगा, वो स्वयं संघ के स्वयं सेवक जो ट्रेनिंग लिए हो तो उससे तो बेहतर कम से कम रहेंगे, वो उससे भी तो बेहतर रहेंगे, क्योंकि उन्हें मौलिक दूसरे ढंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ये कह नहीं, और बहुत सारी चीज़ें सरकार कह नहीं सकती। सरकार की भी कई चीज़ें मजबूरी होती है, सरकार कह नहीं सकती है बहुत सारी चीज़ें। मगर मुझे लगता है कि उसके प्रवक्ता इस चीज़ को कह करके, इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैसेज देके इसे समझाने की जरूरत है। और इस तरह से यदि समझा दिया गया तो लोगों को समझ में आएगा। और क्यों इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बनी हुई है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इस देश में दुर्भाग्य से ऐसा हो गया, कि सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, कि इस देश में सत्ता और विपक्ष नामक चीज़ खत्म हो चुकी हुई है। इस देश में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के दाएं और बाएं चीज़ सिस्टम खड़ी है, उसी व्यक्ति का विरोध करना है और उसी व्यक्ति का समर्थन करना, वही धूरी बन चुका है। और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा, एक तो सबसे पॉजिटिव चीज़ है तो सबसे निगेटिव चीज़ भी वही हो गया हुआ है कि आप उससे नफरत करते करते किस स्तर तक लोग जा रहे हैं। क्या आप बिहार में ट्रेन चलाने वालों को या फिर दूसरे स्टेट में ट्रेन चलाने वालों को समझ नहीं आ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं उन्हें? जी देखिए, ये हुआ इसलिए है कि आप जो सामने वाले हैं उसको कन्विंस कर दिया गया है कि ये जो तुम जो नौकरी की जो तैयारी कर रहे थे तुम आर्मी की, वो तो अब 10 लाख भर्ती हो गए हैं। अब तो तुम्हारा रास्ता ब्लॉक हो गया। तुमने जो सालों जो दौड़ सुबह से शाम में जो सुबह और शाम दौड़ते हो, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई है। अब ये चीज़ें, अब 10 लाख यदि भर्ती हो जाएगी तो तुम्हारी तो उम्र ख़त्म हो जाएगी। दरअसल ये बताने की ज़रूरत है कि ये आर्मी नहीं है, ये आर्मी मैन नहीं है। ये 4 साल, ये सच सरकार ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये जो इतना रिलेवेंट विषय है जो अरुण उपाध्याय जी ने चुना है, इस चीज़ को इन लोगों ने, पूरी टीम ने, ये इतना महत्वपूर्ण विषय कि बताने की ज़रूरत है कि ये आर्मी मैन नहीं हैं। ये 4 साल के लिए आप क्या करेंगे? 4 साल के बाद जो आज़ाद की उम्र कितनी है, कितना नाजुक है। असल में सचमुच यदि आप अपनी जवानी को याद कीजिएगा, धीरे धीरे कहने लगता है 40 के बाद, आप 30 के बाद ही आप बहुत थकने लगते हैं। इसीलिए असल जो एक ऊर्जावान समय है वो वही है जो 25 के पहले का है। और यही सरकार ने 2 साल तो और मुझे लगता है 2 साल शायद बढ़ा दिया, इसलिए कोरोना काल को उसको जोड़ करके बढ़ाया गया है। ये बताए जाने की ज़रूरत है और आज की तारीख में। और दूसरी चीज़ देखिए, 62 में मुझे याद आता है, कहानी सुनते हैं कि गांव से लोग कहते थे चलो लाठी उठाओ, चलो ये बौने तो होते हैं चीनी, हम यहीं से खदेड़ देंगे। मुझे बिहार के में सुदूर गांव में याद है कि लोग कहते थे, क्योंकि हमारे पास ना संसाधन थे और सबसे बड़ी बात की संख्या नहीं थी हमारे पास तो पूरी चौकी की चौकी खाली थे, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अब देखिए कि जो यूक्रेन वाले में क्या हो रहा है, उनके पास सैनिक नहीं है,
हमारे पास रिजर्व सैनिक होना चाहिए और सरकार को ये बताने कि ये रिजर्व मैन है। ये जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेल रहा होता है और जब 12th मैन, 13th मैन, 14th मैन होते हैं, वो बैटिंग या बॉलिंग नहीं करते, वो फील्डिंग करते हैं। वो सिर्फ फील्डिंग के लिए आ सकते हैं। यदि आपके रिटायर्ड हो गए 4 खिलाड़ी, तो आप 7 खिलाड़ी के साथ ही बैटिंग करेंगे। वो जो 12वां, 13वां, 14वां है, वो बैटिंग करने नहीं आएगा। तो ये जो सेना, ये बॉर्डर पर आपको एक विपदा के काल में सपोर्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी का इस चीज़ को समझाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे लगता है विनय भाई कह रहे थे या अमिताभ जी कह रहे थे एक चीज़, कि शायद विनय जी ही कह रहे थे, जो कि उन्होंने PFI पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, कि एक दलित इशू उठा दिया गया, एक अपर कास्ट इशू उठा दिया गया। अब देखिए कि आप बहुत गौर से देखिएगा कि जितने वामपंथी हैं, पत्रकारों में भी देख लीजिए या उस पेशे में, ज़्यादातर अपर कास्ट के हैं, मैक्सिमम, मतलब उनके कास्ट नेम से। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जहर उगलते हैं इस दलित इशू को, इस मुस्लिम इशू को, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादा, और इसीलिए वो अपनी दुकान चला रहे होते हैं। क्योंकि इस पेशे में 20 साल रहने के बाद जान चुका हूँ, अंदर से वो घोर जातिवादी होते हैं, घोर जातिवादी। मतलब क्योंकि इतने लोगों के साथ काम किए, अंदर से घोर जातिवादी होंगे और बाहर जो उनका प्रदर्शन कुछ और होगा। इन तमाम लेफ्टिस्टों को बहुत नज़दीक से देखा। कहने का अब देखिए कि सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या, लोग इस चीज़ को भी डाइजेस्ट कर रहे हैं कि वो ट्रेन जलाई जा रही है। कमाल की बात है कि खुल करके बड़े बड़े टेलीविज़न चैनलों के जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, आप उनके आजकल तो बड़े बड़े दुकान सब यूट्यूब पे चला रहे हैं, उन सबको भी आप देखेंगे कोई उसे कंडेम नहीं कर रहा है कि क्या करे, यदि किसी को ज़िंदगी पे आन पड़ी है तो क्या करेगा। दरअसल वो चाहते हैं कि इस देश की सुरक्षा डैमेज हो जाए, इसलिए क्योंकि उनकी बहुत दिनों से खुराक बंद हो चुकी हुई है, उनकी खैरात बंद हो चुकी हुई है। और जो खैरात के, और आर्मी की नौकरी खैरात के लिए नहीं होती है, जिनकी खैरात बंद हो चुकी है, इस देश के लिए खतरा वो हो चुके हैं। अब उन्हीं के हाथ में यदि सत्ता आ जाएगी तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा करेंगे, यदि उनके हाथ में सत्ता आ जाए तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो फ़र्क ये है, मुझे ये लग रहा है कि इस विषयांतर ना होते, कि ये जो इशू है सरकार को समझाना चाहिए और खुल के बताना चाहिए, क्योंकि यदि सब कुछ लुट जाएगा। अब देखिए उसी बिहार में मैंने एक वीडियो साझा किया है, उसी बिहार में कुछ लोग ऐसे जो जला रहे थे, उसी में कुछ लोग ऐसे थे कि जलती ट्रेन की दोनों बोगियों के बीच घुसे और 2 बोगियों को अलग किया, और कुछ लोगों ने उसे हटा करके अलग किया। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, और तर्क जो मसला जहाँ तक होता है, हर चीज़ के गढ़े जा सकते हैं। मैं अपने ढंग से अलग साबित कर दूं, आप में से कोई उठ करके आएगा और कहे मनीष ठाकुर तुमने सब कुछ गलत बोला है, और आप साबित कर देंगे। सवाल ये कि कन्विंस कौन किस चीज़ से हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से मैंने शुरू की बात वहीं पे ख़त्म करता हूँ, कि इस देश में पुलिस आपका कुछ भी नहीं कर सकती। और मुझे बहुत बेहतर तरीके से यूपी पुलिस की बात समझ में आती है। आज चूँकि मैं नोएडा में रहता हूँ, और जिस नोएडा में मैं दिल्ली से जब ड्यूटी करके जाता था तो डरता था गाज़ियाबाद जाने में। सही बात बता रहा हूँ, 5-6 साल पहले ड्राइव करते समय हमेशा लगता था कि पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला पीछा तो नहीं कर रहा है। और ये अक्सर आप में से जितने लोग रहे होंगे फील किए होंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे फील होता है कि आज दिल्ली से ज़्यादा सुरक्षित मैं अपने आप को यूपी में महसूस कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आपने चुना है, और आपने उस व्यक्ति को एहसास दिलाया है कि तुम्हें हमने आंतरिक सुरक्षा के लिए चुना है, मैंने तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए चुना है। और जब आप उसे वो एहसास दिला देते हैं अपने नेता को, तुम्हें हमने किस लिए चुना है, और तुम इस पथ से यदि भटक जाओगे तो तुम्हें कान पकड़ के हम बाहर कर देंगे, तो फिर आपका नेता वही करेगा। तो पुलिस तो सुधर जाएगी। सबसे पहली बात है कि जिसे आपने चुना है, और हम जैसे होते हैं हम अपना वैसा ही चुनते हैं, क्योंकि बहुसंख्य ऐसे लोग हैं जिनने उनको चुना है। अब समस्या देख लीजिए कि क्या है, कि मैं कई बार लिखता हूं कि देखिए ये जितने भी लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्माद में आकर के कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, मुफलर बांध रहे हैं, गर्मी में, इतनी गर्मी में मुफलर बांधे हुए हैं। लालू यादव का 5वीं फेल बेटा मुख्य बन सकता है स्वास्थ्य मंत्री, लालू यादव का 9वीं फेल बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, लेकिन जिन बच्चों की तस्वीर आ जाएगी उन्हें सरकारी नौकरी तो छोड़िए, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें कौन समझाएगा? इस उन्माद फैला करके इस देश में 4थी फेल 5वीं फेल एक लड़का स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है, और बिना सरकार के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता। 1 दिन 2 दिन हो सकता है,
लेकिन सरकार का नैतिक बल यदि होगा तो हमारी आंतरिक सुरक्षा ऐसे डैमेज नहीं होगी। तो हम किसे चुनते हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें खुद में सुधार करना पड़ेगा। हम चरित्रहीन होंगे, हम वैसे ही कुछ चुनेंगे। मेरा संपादक कहा करता था, टीवी में पढ़े लिखे के लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अनपढ़ था। और यदि वो आप अनपढ़ होंगे तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी टीम में कोई 12 साल का 15 साल का भी लड़का ऐसा हो कि 2 साल बाद आपको थका दे। आप अपने से गधे चुनते हैं हमेशा। चूँकि मैं कहता हूँ कि इंटरनल सुरक्षा, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ आज, और मैंने ठसक के साथ नौकरी को छोड़ी है। एक बेहतरीन कंपनी में पॉलिटिकल एडिटर था ईटीवी में, लेकिन मैंने छोड़ी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, क्योंकि मेरा माधवी जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ काम की हुई हैं, वो जानती हैं इस चीज़ को कि मेरा कभी अपने बॉस से कभी नहीं बना, आज तक मेरा नहीं बना अपने बॉस से। उसके कुछ कारण होंगे, और इसको जब मैंने चैलेंजिंग लिया, इस चीज़ को अपना शुरू किया उस चीज़ को, और मैंने अपने विषय पे अपने मन से मैं हमेशा अपने पेशे के लिए बोलता हूँ। डॉक्टर्स का आप जाइए, अभी 2 दिन पहले छोटी सी कहानी अपनी भी सुना दूँ। मेरी माँ का अभी हार्ट का मामला आया। मुजफ्फरपुर के एक डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने की बात कही, कहा कि हॉल्टर लगाना पड़ेगा। मुझे कुछ डॉक्टरों ने सलाह ली, मैं वहाँ ले आया, यहाँ आकर के मैंने फोर्टीज़ में दिखाया तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और कोई डॉक्टर, मतलब मुझे पता चला कि डॉक्टरों को, प्राइवेट डॉक्टर्स को, हो सकता है अन्यथा ना लेंगे यदि कोई डॉक्टर होंगे, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि तुम्हें 2 लाख की सैलरी है। मुझे कुछ डॉक्टरों ने बताया, जो साथी हैं, कि 2 लाख की उनकी सैलरी, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम 4 लाख यदि कमा के नहीं दोगे तो कैसे होगा। तो फिर 4 लाख कैसे कमाएगा। हम यदि ऑपरेशन कराने जाएंगे, हमें कहा कि तुम्हें हार्ट में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करेगा, 5 लाख मुझसे छीनेगा, उसके बाद 2 लाख उसकी सैलरी होगी। लेकिन एक भी डॉक्टर आपको दूसरे डॉक्टर की बुराई करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसे भी मैं इंटरनल सिक्योरिटी मानता हूं। आपके अपने पेशे में जो गंदगी है, आपको उसे भी बाहर लाना पड़ेगा, और एक इंटरनल सुरक्षा सिर्फ वही नहीं होती है। मुझे लगता है आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और मैं साधुवाद देता हूं अरुण उपाध्याय और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस गंभीर विषय को चुना है। जितने लोगों तक ये पहुंच पाए उतना बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद।